हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम शर्मा फ्रॉम एक्सीलेंस प्रो और हम कर रहे थे नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज एक न्यूमेरिकल लेंगे वैल्यू एडेड मेथड का, साथ में डिस्कस करेंगे इनकम मेथड को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका हर एक टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल एंड। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड का न्यूमेरिकल। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिट द बेल बटन ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू गेट बेनिफिटेड। सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड। देख लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है भाई? वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, तीनों सेक्टर्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज्ड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों सेक्टर्स के इंटरमीडिएट इनपुट्स गिवन है। नेक्स्ट indirect taxes, consumption of fixed capital, that is depreciation, factor income received by the residents from rest of the world। ये received हुई वो factor income from rest of the world, और ये वो income जो pay की नॉन रेजिडेंट्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन रेजिडेंट्स को पे की, ऑलमोस्ट वो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है तो रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री रहे होंगे। तो सब्सिडीज रिसीव्ड बाय ऑल सेक्टर्स, जो सभी सेक्टर्स को सब्सिडीज मिली वो जितनी मिली वो गिवन है। तो ये चीजें हमें गिवन है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कैसे निकाला जाता है वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम। तो वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले तो भाई ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लो। ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए एट एमपी। ये जीवीए एट एमपी ही क्या होता है? जीडीपी एट एमपी होता है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं ये जीवीए एट एमपी एट जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तीनों को जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो माइनस इनका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का जो इंटरमीडिएट इनपुट है वो। तो करते जाते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट। अच्छा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हर एक का, प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट 800, प्राइमरी सेक्टर का इनपुट 400 प्लस 200 सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो थी, और इनपुट कितने का यूज किया? इंटरमीडिएट इनपुट 100 का, प्लस टर्शियरी सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट रही 300 और इनका टर्शियरी सेक्टर का जो इंटरमीडिएट इनपुट है वो है 50। तो हमने क्या किया भाई? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट माइनस कर दिया है। 800 माइनस 400, 400, 200 माइनस 100 इज 100, 300 माइनस 50 इज 250। सो 4 and 500 and 750, ये आ चुका है हमारे पास जीडीपी एट एमपी। अब चलते हैं आगे की तरफ। जीडीपी एट एमपी निकालने के बाद जीडीपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपी एट एफसी में। अब एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? जीडीपी एट एमपी गिवन था, निकल चुका है हमारा जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी है ये हमारे पास। क्योंकि हमें ग्रॉस को नेट बनाना है इसलिए माइनस कर दो डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बाय ऑल द सेक्टर्स। डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद, क्योंकि डोमेस्टिक को हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है तो एनएफआईए ऐड करेंगे। अब फैक्टर कॉस्ट में एमपी को कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस पर गिवन है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। और फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस कर देंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, तो देख लेते हैं
जीडीपी एट एमपी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 750। आगे चलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कितना गिवन है 80 गिवन है, 80 माइनस कर देते हैं, प्लस एनएफआईए यानी कि रिसीव हुई इनकम में से पेड हुई इनकम को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्लस करते हैं एनएफआईए भाई 10 रुपीज रिसीव हुए, 20 पे किए, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। आगे क्या है, आगे है एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 50 गिवन है, 50 माइनस सब्सिडीज यानी कि 20, और यहां से हमारे पास आ जाएगा, ये करना है माइनस। तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। 750 माइनस 80 दैट इज 670। आगे चलते हैं, 10 माइनस 20 करेंगे, माइनस का 10 हमारे पास आ जाएगा, 50 माइनस 20 है 30 यानी कि माइनस का 30, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 और 70, 670 में से माइनस करेंगे 630। तो हमारी नेशनल इनकम क्या आई है 630। जैसे हम तीनों मेथड्स कंप्लीट कर लेंगे, तीनों मेथड से कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे इसके। तो जैसे कि हमने कहा था कि वैल्यू एडेड मेथड के बाद इनकम मेथड करेंगे, तो देख लेते हैं कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकम मेथड होता क्या है। वैसे तो नेशनल इनकम को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम्स कैलकुलेट करना ही इनकम मेथड है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। इनकम मेथड क्या है भाई, इनकम मेथड मेजर करता है, किस चीज को मेजर करता है, नेशनल इनकम को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स। पेमेंट्स के टर्म में नेशनल इनकम को मेजर करता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। जो पेमेंट क्या कैसे की जाती है, वेजेस की, रेंट की, इंटरेस्ट की या प्रॉफिट की फॉर्म में की जाए। तो जो भी पेमेंट्स वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में की जाती है, उन सब पेमेंट के बेसिस पर जब नेशनल इनकम मेजर की जाती है टू द प्राइमरी फैक्टर्स, यानी कि जो पेमेंट पे की जाती है वो किसे की जाती है, टू द प्राइमरी फैक्टर्स। वो पेमेंट की जाए प्राइमरी फैक्टर्स को। प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन, लेबर। लेबर को उसके वर्क के बदले में क्या दिया जाता है, वेजेस। लैंड को लैंड के बदले में क्या दिया जाता है, लैंड यूज करने के बदले में रेंट। कैपिटल यूज करने के बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज को क्या मिलता है, प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। और ये सारी पेमेंट्स जो कैलकुलेट की जाती हैं वो कितने टाइम पीरियड की होनी चाहिए, इन एन अकाउंटिंग ईयर। इन एन अकाउंटिंग ईयर जो भी पेमेंट्स रिसीव होती हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट, इनका सम टोटल करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, दैट इज इनकम मेथड। जब भी हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो कौन कौन सी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होंगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट जो चीज इंक्लूड होती है दैट इज सीओई। सीओई क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये कंपेंसेशन क्या है, कंपेंसेशन वो जो उनको उनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले प्रोवाइड किया जाता है। क्या चीज प्रोवाइड की जाती है उनको उनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में, इसको हम इन शॉर्ट यूज करेंगे बार बार, जिसको हम बोलेंगे बार बार सीओई, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो क्या हो सकता है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो सकता है, वेजेस एंड सैलरीज। और ये वेजेस एंड सैलरीज क्या हो सकती है भाई, इन कैश भी हो सकती हैं और इन काइंड भी हो सकती हैं। इन कैश वेजेस एंड सैलरीज क्या होती हैं, जो काम करने के बाद मंथ के एंडिंग में आपके अकाउंट में आ जाती हैं, दैट इज वेजेस इन कैश। वेजेस इन काइंड की अगर हम बात करें, वेजेस इन काइंड क्या होता है, वेजेस इन काइंड मानो एम्प्लॉयर ने आपको फ्री रहने के लिए, रेंट फ्री हाउस दे दिया रहने के लिए, या फिर मान लो आने जाने के लिए फ्री टैक्सी या फ्री कार आपको दी है, या कोई भी फ्री टैक्सी, फ्री कार दे दी, ड्राइवर दे दिया। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, ये वेजेस इन काइंड के अंदर आ जाती है। आगे चलते हैं, मान लो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सिक्योरिटी स्कीम
और ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या हो सकती है भाई? ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होगी? ये होते हैं जैसे मान लो पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर दिया, या फिर ग्रेच्युटी दे दी, ग्रेच्युटी देते हैं, पेंशन देता है। तो ये हो गई वो चीजें जो एक एम्प्लॉय को अपनी फैक्टर सर्विसेज, किसी भी कंपनी को, किसी भी एम्प्लॉयर को जब वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके बदले मिलती है। उन्हीं सारी चीजों को हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। पर ये तो सारे एम्प्लॉयज को मिलता है। इसके साथ ही इसमें ऐड क्या किया जाता है? इसमें ऐड किया जाता है ओएस। ओएस क्या होता है? ओएस होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस को हम बोलते हैं ओएस। और ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या इंक्लूड होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या इंक्लूड होता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक तो हो गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरी क्या चीज इंक्लूड होती है? दूसरा इंक्लूड होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बदले में जो इनकम मिलती है, प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं, लैंड तो क्या मिलता है भाई? एक तो रेंट ही मिलता है हमें, दूसरा क्या मिल सकती है? रॉयल्टी मिल सकती है। तो रेंट एंड रॉयल्टी वो होती है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है, वो चीज जिनके ऊपर आपका राइट है, आप उन्हें यूज करने का हक अगर किसी और को देते हो तो उसके बदले वो आपको रेंट या रॉयल्टी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम जो होती है एंटरप्रेन्योरशिप से वो होता है हमारा क्या? एग्जैक्टली तो प्रॉफिट। पर इस प्रॉफिट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स कौन से हैं? या तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एज इट इज गिवन होगा, एज इट इज गिवन होगा इसका मतलब उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, फिर हम उन्हें ऐड नहीं करेंगे। पर अगर चीजें हमें अलग अलग गिवन है, कौन सी चीजें बात कर लेते हैं, तो हम उन्हें ऐड करके प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है प्रॉफिट के अंदर से। तो सबसे पहले तो आ जाता है डिविडेंड। पहले तो आ जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड के बाद बात कर लेते हैं प्रॉफिट में और क्या होता है। प्रॉफिट में से पे किया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं प्रॉफिट के ऊपर। तो एक आ गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स। और बात कर लेते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन क्या होता है हमारा? रिटेन्ड प्रॉफिट, जो हम बचा कर रख लेते हैं कभी इन फ्यूचर यूज करने के लिए, दैट इज रिटेन्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 चीजों को मिला के हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट में से कुछ पार्ट तो हम अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं एज अ डिविडेंड, कुछ पार्ट हम फ्यूचर यूज के लिए बचा कर रख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट, जो फ्यूचर यूज के लिए रिटेन करके रख लिया। थर्डली हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स होता है। जितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ होता है तो एक कंपनी को अपने प्रॉफिट के ऊपर कुछ टैक्स देना होता है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। अब आगे चलते हैं। अगर हम इसके अंदर बात करें तो एम्प्लॉयज की इनकम भी इंक्लूड कर दी, एम्प्लॉयर की इनकम भी इंक्लूड कर दी। जिनके पास हाउस प्रॉपर्टी है उनके लिए भी हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दी। तो अब बात कर लेते हैं उनकी इनकम के बारे में जिनकी इनकम इनके अंदर इंक्लूड नहीं हुई है। एम्प्लॉय की इनकम आ गई, एम्प्लॉयर की इनकम आ गई, जिनकी खुद की प्रॉपर्टी है उनकी इनकम आ गई। एक डॉक्टर जिसका खुद का क्लिनिक है उसकी इनकम, एक टीचर जो ट्यूशन क्लासेस भी देता है उसकी इनकम, एक रिक्शा ड्राइवर की इनकम, या एक साइकिल वाले की इनकम, या छोटी मोटी जो भी ऐसे लोग जिनकी इनकम होती है उन सबकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम में डालकर लिख देते हैं। तो थर्ड क्या होगा हमारा? थर्ड पॉइंट है हमारे पास मिक्स्ड इनकम। भाई जो बच गया सारा मिक्सचर किसके अंदर आ जाएगा? जो बच गई सारी इनकम्स मिक्स्ड इनकम के अंदर आ जाएगी। वैसे तो ये हमें डायरेक्ट मिलती है, पर अगर डायरेक्ट ना मिले तो जो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं उन्हीं के बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हो कि वो इनकम आपकी मिक्स्ड इनकम है।
इन सबको यानी कि इन तीनों चीजों को ऐड करने के बाद, देखने में तो ये 3 चीजें पर इनके अंदर बहुत कुछ इंक्लूड है, तो इन तीनों चीजों को इंक्लूड करने के बाद किसको, COE, OS और MI मिक्स्ड इनकम, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास आता है वो होता है हमारा NDP at FC। पहली बात FC इसलिए क्योंकि ये सारी इनकम फैक्टर इनकम है, तो मार्केट प्राइस का मतलब नहीं बनता। मार्केट प्राइस की बात तब आएगी जब बात गुड्स की जाए, यानी गुड्स सेल किए जाए या परचेज किए जाए, जहां भी गुड्स की बात आएगी, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों के अंदर जो निकलता है वो मार्केट प्राइस पर निकलता है, पर यहाँ जो निकलेगा वो फैक्टर कॉस्ट पर, क्योंकि सारी की सारी फैक्टर इनकम है। अब बात करते हैं एन की, नेट की, क्योंकि यहाँ डेप्रिशिएशन का मतलब नहीं है, ये सारी चीजें कोई भी ऐसी नहीं है जो डेप्रिशिएट होने वाली है, तो यहाँ पर क्या आएगा एनडीपी। तो एनडीपी को किस में कन्वर्ट करना है भाई, एनडीपी को आपको कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में। तो एनडीपी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, एनडीपी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस कर देते हैं NFIA। NFIA क्या है, जो रेजिडेंट्स हमारे अदर कंट्रीज में यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न करके जो इनकम लेकर आए, और जो नॉन रेजिडेंट्स हमारी कंट्री से अर्न करके अदर कंट्री में लेकर गए, उस इनकम का जो डिफरेंस है दैट इज NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड कैलकुलेट करने के लिए 3 चीजों को ऐड किया जाता है, दैट इज COE, OS एंड मिक्स्ड इनकम। COE दैट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या इंक्लूड होता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड, यानी कि कैश और या काइंड में वेजेस और सैलरीज, स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है वेजेस और सैलरीज का। नेक्स्ट चीज का एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, किसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन। और वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या हो सकती है, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हो, जैसे कि PF, ग्रेच्युटी, पेंशन, या फिर कोई इंश्योरेंस करवा दे, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का कोई इंश्योरेंस करवा दे। उसके बाद चलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी OS मींस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में 2 टाइप की इनकम इंक्लूड होती है, एक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी के यूज के बदले में रेंट और रॉयल्टी मिलता है, और अगर बात करें हमें एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, प्रॉफिट के अंदर 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, और वो 3 चीजें कौन सी है जो इंक्लूड होती हैं, फर्स्ट इज डिविडेंड, सेकंड इज कॉर्पोरेट टैक्स एंड थर्ड इज रिटेन्ड प्रॉफिट, जो अपने फ्यूचर यूज के लिए बचा कर रख लिया जाता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में उन सब की इनकम जो ऊपर किसी भी चीज में इंक्लूड नहीं हुई है, वो सभी जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि मैंने बात की थी साइकिल वाला, रिक्शा वाला, डॉक्टर, वटएवर, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है उन सभी की इनकम। और इन तीनों चीजों को ऐड करके जो हमारे पास आता है वो आता है NDP at FC। NDP at FC को NNP at FC, जो कि हमारी NNP at FC क्या होता है, नेशनल इनकम, उसमें कन्वर्ट करने के लिए NFIA क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्योंकि डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए NFIA ऐड करेंगे, और NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो डिफरेंस होती है किसका, जो हमारे रेजिडेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न करके जो इनकम लेकर आए हैं, माइनस वो इनकम जो नॉन रेजिडेंट्स, हमारी कंट्री के जो नॉन रेजिडेंट्स है वो इनकम यहाँ से अर्न करके अदर कंट्री में लेकर गए हैं। तो ये था हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का इनकम मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उन प्रिकॉशंस के बारे में, जब हम नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड कैलकुलेट करें तो हमें ध्यान में रखने चाहिए। वो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप प्रैक्टिकली उनको देखो करो तो आपको पता हो कि ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है और कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। ये सभी टर्म्स जो हमने इसके अंदर की वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन करने के लिए भी आ जाती है। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले प्रिकॉशंस, दोज आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूनिट सबसे ज्यादा मार्क्स की है, तो आप इसका एक पॉइंट भी मिस ना करें, हर एक चीज देखते जाएं। अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं इट मीन्स आपको नेशनल इनकम क्लियर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।